नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सांबरे आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि पी रेशो को कैसे जानिए और पी रेशो किस कंपनी को कितना देना चाहिए, ये मार्केट कैसे डिसाइड करता है। और जो शुगर सेक्टर में अभी जो हंगामा हो गया है और उसकी जो पी की डी रेटिंग हो रही है, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। थोड़ा सा अगर आपको इसके बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप प्लीज़ पहले बेसिक्स पता कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लर्निंग का प्रोग्राम है। तो इसमें आपको अगर बेसिक्स नहीं पता है तो आप प्लीज़ पता कर लीजिए। अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि पीई डिसाइड कैसे होता है। तो देखिए, पीई का मतलब है प्राइसेस टू अर्निंग रेशो। तो किसी कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होता है, ये हमको पता है। लेकिन जैसे समझ लीजिए किसी कंपनी का अर्निंग है 50 रुपये, अगर उसका पी रेशो 10 का है तो उस कंपनी को मार्केट प्राइस देगा 500 रुपये का। ठीक है। अगर सपोज उसका पी एक्सपांशन हो गया और 10 के पी की जगह उसको 20 का पी मिलने लग गया तो उसको मार्केट प्राइस मिलेगा 1000 रुपया। अब यहाँ पे सीधा रेट बढ़ गया 500 से लेके 1000 तक। तो अब ये जो पीई का रीरेटिंग होता है, या जिसको बोलते हैं पी एक्सपांशन होता है, या कभी कभी पी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसके लिए ये वीडियो है। तो हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट लेंगे सबसे पहले कि जो फिक्स डिपॉजिट है, आपको फिक्स डिपॉजिट कितना रेट दे रहा है? 6-6.5% का रेट दे रहा है। 6-6.5% के हिसाब से CAGR से अगर आपके 100 रुपये को पूरे वापस मिलने हैं, यानी डबल होने हैं, 100 रुपये के 200 रुपये होने हैं, तो उसको लगेंगे 11 साल। अगर उसको 11 साल लगेंगे तो हम लोग मान के चलते हैं कि 11 का पी जो है वो मार्केट में बेस लाइन पी चल रहा है, कि भैया 11 का पी जो भी धंधा ऐसा है जो 6.5% के हिसाब से रिटर्न्स लाता है वो 11 के पी का हकदार है। अब ये जो कमोडिटी बिजनेसेस है, जैसे शुगर है या स्टील है या बाकी सारे कमोडिटी जिसमें कोई ब्रांड नहीं है और जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी ग्रोथ हो चुकी है, इसमें क्या हो रहा है कि जो फर्दर ग्रोथ है वो कितनी आएगी उसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि शक्कर अब सबके पास है। शुगर का कंजम्पशन ऐसा एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। तो शुगर का कंजम्पशन अगर ऊपर नहीं जा सकता तो पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा जीडीपी के हिसाब से आगे जाएगा, थोड़ा इन्फ्लेशन के हिसाब से आगे जाएगा। तो एक बड़े मुश्किल से उसमें 7-8% की ग्रोथ रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स। हम लोग यहाँ पे जो ग्रोथ देखने वाले हैं वो 10-20 साल के देखेंगे। आपको कभी कभी दिखेगा कि अरे ये कंपनी तो 30% के ग्रोथ दिखाई है पिछले क्वार्टर में, उसके पहले 25% की ग्रोथ दिखाई है, फिर इसका पी इतना कम क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ अभी दिखाई है। आपको वो टेम्पररी ग्रोथ डिग्रोथ को नहीं देखना है, आपको लॉन्ग टर्म में देखना है कि उसकी ग्रोथ क्या है। अगर आपको लग रहा है कि ये धंधे में 10-15 साल में 7-8% की ग्रोथ हर साल आ सकती है, तो मार्केट उसको 11-12, 10 से 15 के बीच का पी देगा, बड़े मुश्किल से 7 से 12 का पी देगा या 7 से 15 का पी, ऐसे छोटे पी पे काम करेंगी, क्योंकि वहाँ ग्रोथ ही नहीं है ज़्यादा। लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप देख रहे हो, जैसे कोई कमोडिटी कंज्यूमर कंपनी है जिसने कोई नया प्रोडक्ट निकाला है, कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है जिसके कोई नए बिस्किट आए हैं और जो मार्केट में बहुत डिमांड में है। अब अगर वो कंपनी को दिख रहा है आपको कि इसके पास मार्केट बहुत सारा है कैप्चर करने के लिए और ये बिल्कुल 25-30-50% की ग्रोथ दिखा सकती है हर साल, और 10 साल तक भी ये 20-22% का ग्रोथ CAGR दे सकती है, तो अब ये अगर 20-22 दिनों का अगर CAGR दे सकती है ना, तो इसको मार्केट जो है वो 22 से 44 का पी आराम से दे देगा। क्योंकि 6% तो आपको FD में मिल रहे हैं, लेकिन ये कंपनी आपको 25-30% ग्रोथ दे रही है, यानी उससे 4 गुना ग्रोथ दे रही है। अगर उससे वो 4 गुना ग्रोथ दे रही है तो उसको पी भी 4 गुना मिलेगा। 44 का पी उसके लिए बिल्कुल आराम से मिलना चाहिए, अगर ग्रोथ बिल्कुल विजिबल है। तो इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो पी का जो डी रेटिंग है, री रेटिंग है, वो हो जाएगा। अब हम लोग फिर से वापस आते हैं हमारे शुगर के एग्जाम्पल पे। शुगर के एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे आप इस चार्ट में भी देख रहे होंगे, सदियों तक उसका जो पी चलता था, बलरामपुर चीनी का ये चार्ट है और ये पी का चार्ट है। तो इसमें देखिए, जो इसका नीचे का पी रहता था वो 5 का और ऊपर का पी रहता था 10-12 का। 12 और 5 के बीच में वो पी खेलते रहता था, साइक्लिकल बिजनेस था, ऊपर नीचे होते रहता था। लेकिन अचानक से एक ब्रेकआउट आ गया पी के रेटिंग में, यानी सडनली ये शेयर ऊपर चलने लग गया और इसका पी जो है 25-30 का रहने लग गया। ऐसा क्या हो गया? अचानक से जब गवर्नमेंट ने अल्कोहल ब्लेंडिंग को परमिशन दी, तब एक नया प्रोडक्ट मिल गया शुगर कंपनीज को बेचने के लिए। एक्सेप्ट शुगर तो वो बेच ही रही थी, लेकिन अभी वो अल्कोहल भी बेचेंगी। तो अब अगर उसको अल्कोहल बेचना है और इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करना है, तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ बढ़ेगा। अगर ग्रोथ बढ़ेगा तो कंपनी
दिख रहा है कि अगले 5-10 साल तक इसमें और एडिशनल 5-10% की ग्रोथ ज़्यादा की आएगी। तो पहले की 7-8% की शुगर की ग्रोथ प्लस ये 10-15% की इथेनॉल की ग्रोथ, ऐसा करके उसकी ग्रोथ जो दिख रही थी वो 15-20% की दिख रही थी ओवर पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, 10-15 साल पे। तो इसलिए मार्केट ने उसके पी को री रेटिंग कर दिया, डी रेटिंग नहीं सॉरी री रेटिंग कर दिया, और अभी उसका जो पी है वो ऊपर चलने लग गया और वो पी जो है वो री रेट होकर 30 तक चला गया, 30, 35, 40 बहुत से केसेस में इस लेवल पे रेट करने लग गया। अब इसमें अल्कोहल ब्लेंडिंग में या इथेनॉल ब्लेंडिंग में अब बाकी भी प्लेयर उतर आए, कुछ बायोडीजल वाले उतर आए, कुछ जो ऑलरेडी स्पिरिट्स कंपनीज थी वो उतर आई, इसलिए कंपटीशन तो बढ़ गया, तो वो ग्रोथ थोड़ी कम दिखने लगी। लेकिन फिर भी वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रोथ शुगर कंपनीज को मिल गई थी। पिछली बार जो न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट अब इस इथेनॉल ब्लेंडिंग पे कुछ डिसीजन चेंज करने वाली है, या इसका जो प्रोजेक्टेड था ब्लेंडिंग का परसेंटेज वो कम करने वाली है, उस वजह से ये सडनली शेयर सारे नीचे गिर गए। तो अब आगे क्या होगा? आगे इसका पूरा जो साइकिल है वो डिपेंड करेगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए गवर्नमेंट परमिशन देती है या नहीं देती, और इथेनॉल ब्लेंडिंग में गवर्नमेंट आगे क्या स्टेप उठाती है, कैसे उसको आगे ले जाती है, उस पर पूरा शुगर का जो भविष्य है वो डिपेंड है। बलरामपुर चीनी या जितने भी शुगर मिल्स वाली जो कंपनियां हैं उनके भविष्य उस पर डिपेंड है। तो ये जो पी का री रेटिंग और डी रेटिंग हो गया, ये बिकॉज ऑफ इथेनॉल के अंदर आने से और बाहर जाने से हो गया। अगर ये इथेनॉल का ब्लेंडिंग फिर से गवर्नमेंट इसको अलाउ कर देती है तो फिर इसमें एक बार तेज़ी ज़रूर आएगी। मेरा इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही डिसीजन लीजिए। तो मेरे को इसमें से ना मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, ना मैं कभी इसमें आगे करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कमोडिटी कंपनियाँ वैसे भी पसंद नहीं है। क्योंकि कमोडिटी कंपनी का एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं उसको बनाने वाले प्लेयर्स भी बढ़ जाते हैं, मार्केट में सप्लाई आ जाता है, सप्लाई आने से दाम फिर से गिरने लगते हैं और फिर से लॉसेस शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं जनरली कमोडिटी कंपनीज में जाता ही नहीं हूँ। अब आप मुझे बताइए, आपके घर में शुगर आती है, कहाँ से आती है, कौन से कंपनी की आती है? क्या आप ऐसा बोलते हो दुकानदार को कि नहीं मुझे बलरामपुर चीनी की शुगर चाहिए, नहीं मुझे इधर की शुगर चाहिए, मुझे बंदारी अम्मा की शुगर चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसके घर के पास में होगा वो उसको शुगर सप्लाई करेगा। इसलिए इसको कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, कोई उनके पास मोट नहीं है। तो ऐसे बिजनेसेस मैं जनरली पसंद नहीं करता। पर ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना था कि क्यों कुछ कंपनियां हमेशा 9-10 के पी पे चलते रहती है और कुछ कंपनियां 40-50 के पी पे चलते रहती है। यानी कुछ कंपनियों में हमेशा जो पी है वो कभी एक्सपांड होता ही नहीं है, और कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी है जिनमें कभी भी पी जो है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, वो उसी पे आके रुक जाता है। इसका कारण है कि वो कंपनी कर क्या रही है, उस पर डिपेंड करता है, और अगले 10 साल में हम लोग क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो ये वीडियो अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, जिसमें हमने ये भी बात बताया कि फिक्स डिपॉजिट अगर 6%, 6.5% है तो 11 साल लग रहे हैं आपके 100 रुपये वापस मिलने को, जो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो ये 100 रुपये इन्वेस्ट किए हुए वापस मिलने को 11 साल लग रहे हैं, तो उसको 11 का पी दे रहे हैं हम लोग। तो ऑन एन एवरेज जो भी बिजनेस 6-6.5% की ग्रोथ दिखा रहा है, यानी जो भी जीडीपी के साथ या अपने पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, उसमें हम लोग 11 से 15 का पी दे तो सफिशिएंट है। और जो भी ऐसा बिजनेस है जो 24 के पी से बढ़ रहा है, कोई 24 के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है CAGR से, जो बिजनेस आपको लग रहा है कि नहीं ये हर साल इसमें हमको एटलीस्ट 24 का ग्रोथ मिल जाना चाहिए, 24% का ग्रोथ इसमें हर साल आ जाना चाहिए अगले 10 साल के लिए, तो उसमें आप 6 4 24 यानी 11 × 4 44 का पी बिल्कुल आराम से देना चाहिए उसको। 44 के पी पे वो ठीक है, वो फेयरली वैल्यूड है। उसके नीचे आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली वो अंडर वैल्यूड है। वैसे ही कुछ ऐसे कंपनियां होंगी जो 16 का काम कर रही होंगी या 18% से बढ़ रही होंगी, तो वहाँ पे हम लोग 33 का पी दे सकते हैं। कुछ कंपनियां 12% के ग्रोथ से बढ़ रही है, तो वहाँ पे जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो 12% से ग्रोथ से बढ़ने वाली है। तो बैंकिंग के सारे शेयर्स आप देख लो, 12 से 15% से की ग्रोथ उसमें दिख रही है। तो 12-15% की ग्रोथ यानी फेयर वैल्यू अगर आप उसकी निकालोगे तो 20, 22, 25 पर का पी उसको हम लोग बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको देने के लिए। तो मैंने आपको मोटा मोटी ना कौन सा पी किस सेक्टर के लिए, किस शेयर के लिए सही होना चाहिए, ये मैंने एक मोटा मोटी आपको बता दिया। अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि उसकी ग्रोथ क्या है। अगर ग्रोथ है तो पी एक्सपांशन होगा, अगर ग्रोथ नहीं है तो पी एक्सपांशन नहीं होगा। उल्टा अगर पी ज़्यादा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आ जाएगा। तो आपको देखना है कि आप जो बिजनेस सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा हाई ग्रोथ रहना चाहिए, तो पी आपको ऊपर का ज़रूर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का भी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आपका स्नेह बरकरार रखिए, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको मैं ऐसे कुछ एडवांस लर्निंग बता सकूं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। धन्यवाद।